आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध का महत्व। देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट का चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो सभी में फिनेंस मैनेजमेंट का नीड होता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। फिनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि जो ये फिनेंस होता है, वित्त होता है, ये आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध का जीवन रक्त होता है, यानी कि एक लाइफ ब्लड प्रोवाइड करता है। इट इज़ बेस ऑफ ऑल एक्टिविटी, इस पे सारी गतिविधियाँ निर्भर करती हैं, राइट। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज नीडेड टू टाई द डिफरेंट इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज़। देखिए, चाहे वो विभिन्न आर्थिक हो, चाहे वो व्यावसायिक गतिविधियाँ हो, उनको एक सूत्र में बांधने के लिए वित्तीय प्रबंध जो है उसकी आवश्यकता रहती है। यानी चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड गतिविधि हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उन सबको एक ही वे में लेके जाना, एक ही सूत्र में बांधने का कार्य कौन करता है? फिनेंशियल मैनेजमेंट। इसे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है। बेस ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल द इंटरप्राइजेज, यानी उपक्रम की सफलता का आधार है। देखिए, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो, चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट संस्था हो, सभी में बिजनेस में वित्त की आवश्यकता होती है। इसीलिए वहाँ पे वित्त प्रबंध करना जरूरी होता है, राइट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई संस्था है जहाँ पे फिनेंस बहुत नीड है, लेकिन वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे ढंग से नहीं किया जा रहा है, तो वो बिज़नेस क्या हो सकता है? लॉस मिल सकता है उस बिज़नेस को। और अगर कोई संस्था ऐसी है जहाँ का फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो अपने ऑब्जेक्ट को जल्दी से प्राप्त कर सकती है, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग कर सकती है। अगर उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्निंग है तो वो प्रॉफिट कर सकती है। और साथ ही साथ अगर आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, तो हमारा जो भी बिज़नेस का जो टारगेट रहेगा वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो इसीलिए चाहे कोई भी वो उपक्रम हो सकता है, कोई भी किसी भी बिज़नेस की बात करें, तो सब में आप कह सकते हैं बेस जो है वो कौन सा होगा? फिनेंशियल मैनेजमेंट होगा। यानी कि अगर हमने सही ढंग से उसका नहीं किया, तो आप जानते हैं इनइफेक्टिव मैनेजमेंट किया तो क्या होगा? इनइफेक्टिव मैनेजमेंट से आपको देखते हैं कि जो बिजनेस होता है वो लॉस खा सकता है, उनको हानियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सब जगह उपक्रम की सफलता के लिए ये बेस माना है फिनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग का होता है, निर्णय का केंद्र बिंदु। निर्णय का केंद्र बिंदु का मतलब है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है। तो पहले तो वो जो आप अगर हम पहले की बात करें, तो पास्ट टाइम की, तो बिजनेस मैनेजर था वो अपनी डिसीजन मेकिंग था वो अपने सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड पे लेता था, सिर्फ एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर डिसीजन लेता था। लेकिन आज के टाइम में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, उसके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनालाइज करता है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है, देन वो किसी प्रोजेक्ट को चुनता है। इसीलिए मैनेजर्स के लिए वित्तीय प्रबंध की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बना पाए, राइट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नियोजन, समन्वय एंड नियंत्रण का आधार। देखिए, किसी भी बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग होना ज़रूरी है। अगर वो बिज़नेस बड़ा है तो वहाँ बहुत से डिपार्टमेंट होंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है। और जब देखते हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लानिंग बनाया है हमने बिज़नेस के लिए वो सही नहीं होता है, तो हम उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो डिपेंड है, अगर हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है, उसकी जानकारी है, तो ये तीनों ही एक्टिविटीज़ पूरी ढंग से की जा सकती है। यानी कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में और कंट्रोल के लिए एक बेस पॉइंट होता है, एक आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि अगर हम फाइनेंस का पूर्व अनुमान के आधार पर योजना बनाई जाती है, आप जानते हैं कि फॉरकास्टिंग बेस पे फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग होती है वो सारी की सारी क्या होती है? हमारी कह सकते हैं पहले की जो पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस बेस पे हम अपनी नई प्लानिंग करते हैं। तो उसके लिए भी और साथ ही साथ सभी विभागों के कार्य को जो कोऑर्डिनेशन है या समन्वय है वो भी कौन लाता है? फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करने में हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जानते हैं ये तीनों एक्टिविटी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन तीनों एक्टिविटी को पूरा करने में फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होना जरूरी है। नेशनल इम्पॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व। देखिए, आप जानते हैं कि भारत
में जो भारत कौन सा देश है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज माना गया है, और डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे डेवलपमेंट फंक्शंस टाइम टू टाइम यानी विकास कार्य है वो समय के अनुसार होते रहते हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। तो अगर हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होगी तो वो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं हमारे देश के लिए किए जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट पूरे ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और वहाँ कहीं ना कहीं अगर हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है तो वहाँ पे हमारे विकास कार्य हैं वो कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय विकास के बारे में सोचें तो हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपने नेशनल डेवलपमेंट का जो रेट है, जो हाई ग्रोथ रेट है, वो हम हायर पॉइंट पे लेके जा पाएँ। ठीक है, तो उच्च दर पर उसे बना पाएँ, राइट। इसीलिए राष्ट्रीय महत्व के लिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है। बात करते हैं यूज़फुल फॉर बिजनेस मैनेजर यानी कि व्यवसाय प्रबंधकों के लिए उपयोगी। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगी होती है बिजनेस के अंदर। ये जो कैपिटल लगी होती है वो आप जानते हैं कि जनता की जो छोटे छोटे बचतकर्ता होते हैं उनकी कैपिटल होती है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो उस कैपिटल का, उस पूंजी के ट्रस्टी होते हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी होती है उन मैनेजर्स की कि वो उनकी कैपिटल को, जनता की जो पूंजी है उसको सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करें ताकि बहुत अच्छा रिटर्न उनको मिल पाए। तो उनको जब रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो जनता को वापस उनका रिटर्न है वो आराम से दे पाएंगे। इसीलिए बिजनेस मैनेजर्स को फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होना जरूरी है। यूज़फुल फॉर शेयर होल्डर, अंशधारियों के लिए उपयोगी। आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में शेयर होल्डर होने की वजह से वो उसमें कह सकते हैं कंट्रोल, प्लानिंग, ये सभी कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को यानी कि निर्देशक को अपॉइंट करते हैं, और निर्देशक ही सारी कंपनी की आप देख सकते हैं कि देखरेख करता है। और शेयर होल्डर जो है वो टाइम टू टाइम ये डायरेक्शन देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स की जो कार्य प्रणाली है उसे चेक करते रहते हैं कि वो सही कार्य हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं शेयर होल्डर को भी फिनेंशियल मैनेजमेंट की या वित्तीय प्रबंध की जानकारी होना जरूरी है। अगर शेयर होल्डर को वित्तीय प्रबंध की जानकारी नहीं होगी तो वो अपने डायरेक्टर्स के जो कार्य प्रणाली है उसको कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर जानकारी होगी तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे ये शेयर होल्डर। यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर, यूज़फुल फॉर इन्वेस्टर्स के लिए आप कह सकते हैं कि विनियोगकर्ता के लिए उपयोगी। देखिए, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी जानकारी इन्वेस्टर यानी विनियोगकर्ता को भी होनी चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनको अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए ब्रोकर या सब ब्रोकर यानी दलाल, उपदलाल, इनका सपोर्ट लेना होता है। लेकिन अगर इन्वेस्टर को थोड़ी सी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होगी तो उनको ब्रोकर, सब ब्रोकर से थोड़ा सा भी फ्रॉड होने की संभावना रहेगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स को भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अपनी जब भी कैपिटल इन्वेस्ट करें तो सही कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ में, प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, विनियोगकर्ता को अगर जानकारी होगी तो वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे और उन्हें कोई भी लॉस होने की संभावना नहीं रहेगी। यूज़फुल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी। देखिए, बहुत सी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, ट्रेडिंग बैंक हो गया, अंडर राइटर हो गए, एक्सेप्टिंग हाउस हो गया, डिस्काउंट हाउस हो गया। इन सभी को फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर इन संस्थाओं के, अगर जितनी भी हम बात करें कि एक्सेप्टिंग हाउस है या डिस्काउंटिंग हाउस है, ठीक है, और अंडर राइटर हो गया, बैंक्स हो गया, इन्वेस्टर्स बैंक हो गए, तो बहुत ज़्यादा इन सभी को फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर उनको नॉलेज होगा तो वो अपनी कैपिटल को सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे जो प्रॉफिट है वो
उन संस्थाओं को भी होगा, इंस्टीट्यूट को भी होगा, साथ ही इन संस्थाओं में जिसने पूंजी लगाई, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, उनको भी फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वित्तीय प्रबंध की, तो वित्तीय प्रबंध की जानकारी वो सिर्फ एक फिनेंशियल मैनेजर को नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ हमने देखा इंस्टीट्यूशन को होनी चाहिए, शेयर होल्डर को होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए। तो ये जानकारी अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट की सभी को है तो सबके कैपिटल एक कह सकते हैं सिक्योर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो पाएगी। और साथ ही साथ अगर सिक्योर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगी तो इससे हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, यानी कि देश का जो डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ रेट हायर हो पाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी फिनेंशियल मैनेजमेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस के बाद भी क्या कुछ लिमिटेशन यानी कि कुछ सीमाएं भी हैं वित्तीय प्रबंध की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध की सीमाओं के बारे में। अभी हमने देखा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका बहुत महत्व था, लेकिन कुछ लिमिटेशन, कुछ सीमाएं भी हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द फिनेंशियल इफेक्ट ऑफ वेरियस मैनेजर डिसीजन, यानी सभी प्रबंधकीय निर्णय के वित्तीय प्रभाव को जानना कठिन है। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ यानी बहुत ही कार्यात्मक गतिविधियाँ होती रहती हैं और उस पर जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका इफ़ेक्ट होता है। यानी बहुत सारे जो कार्य है किसी भी संस्था में वो कार्य किसी न किसी रूप से फिनेंशियल मैनेजमेंट से या फिनेंशियल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी एक्टिविटी को जानना एक फिनेंशियल मैनेजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बेस्ड ऑन फिनेंशियल रिकॉर्ड यानी वित्तीय लेखों पर निर्भर। देखिए जो फिनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यानी तकनीकों का काम में लिया जाता है। ये सारी की सारी टेक्निक्स डिपेंड करती हैं आपके फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम पे, और फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड करता है पास्ट पे। तो ये जो कलेक्शंस होती हैं यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एनालाइज करना होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये इतनी सारा निर्भर होने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं दोष कह सकते हैं आ सकता है, कहीं ना कहीं फॉल्ट इसमें आ सकता है डिसीजन लेने में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी हम एनालाइज करेंगे, जो भी विश्लेषण करेंगे, वो रिकॉर्ड फिनेंशियल रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे डिसीजन में या कह सकते हैं निर्णय में कहीं ना कहीं दोष आ सकता है। लेक ऑफ नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, संबंधित विषय की कम जानकारी। देखिए वित्तीय प्रबंध के लिए या उसके सही ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए एक फिनेंशियल मैनेजर्स को अकाउंटिंग सिस्टम, इकोनॉमिक का, आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इन सभी का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो फिनेंशियल मैनेजर जो है वो अच्छे से अपने फिनेंस का मैनेजमेंट कर पाए। लेकिन उसे सारी सब्जेक्ट की नॉलेज का थोड़ा अभाव होता है, यानी कि उसे जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो अपने सही उद्देश्य को प्राप्त करने में कह सकते हैं सक्षम नहीं होता है। राइट। बात करते हैं लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता का अभाव। देखिए ये अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये परफेक्टली ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं नहीं होता है, यानी वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं एक पर्सनल व्यू कह सकते हैं, व्यक्तिगत विचार है, कहीं ना कहीं इमोशनल जो है उससे इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वित्तीय निर्णय संस्था के लिए वो जो कह सकते हैं कि निर्णय है, वो जो हम भावनाओं में बहकर या व्यक्तिगत विचारों के बेस पर डिसीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करने में कार्य करते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है पूर्ण रूप से फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है उसमें, यानी वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है, इसीलिए वहाँ पे संस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो मेन कारण है कि पर्सनल व्यू हो जाते हैं, व्यक्तिगत विचार हो गया उसका, कुछ हम भावनाएं यानी इमोशन में रह के भी डिसीजन ले लेते हैं, तो संस्था को यहाँ पे लॉस होने की संभावना रहती है। डेवलपिंग सब्जेक्ट, विकासशील विषय। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि
डेवलप हो चुके हैं। लेकिन ये जो फिनेंस अगर हम बात करें अपने वित्तीय प्रबंधन का, तो ये पूर्ण रूप से अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसका भी विकास चल रहा है या इसका ग्रोथ होना अभी बाकी है। तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें जो भी हम एनालाइज करते हैं या इसमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट डिसीजन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है, इसका अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। एक्सपेंसिव यानी कि व्यय से, देखिए एक प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधन का ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बनाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो इसके बर्डन को, फिनेंशियल मैनेजमेंट को कह सकते हैं सहन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है यानी एक्सपेंसिव होता है। तो वित्तीय अधिकारी जो होते हैं अगर वो अपनी क्वालिटी यानी छोटे जो बिजनेस है वो अपनी क्वालिटी से समझौता कर लेते हैं, किसी सही फिनेंशियल मैनेजर को है अपॉइंट नहीं करते हैं, तो उनकी संस्था में कहीं ना कहीं लॉस होने की संभावना रहती है। तो अगर हम कहें कि कोई भी फिनेंशियल कह सकते हैं ऑफिसर हुआ, वो अगर योग्य और कुशल होना जरूरी है, अगर वो नहीं है ऐसा, तो वहाँ पे संस्था को कहीं ना कहीं बुरे परिणाम या एक कह सकते हैं बैड रिजल्ट देखना पड़ सकता है अपनी संस्था के लिए। तो एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो फिनेंशियल मैनेजर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हायर सैलरी पे अपॉइंट होंगे, तो छोटी संस्था इस कह सकते हैं इस व्यय को सहन नहीं कर पाएगी, और वो कुछ कह सकते हैं कि अनस्किल्ड पर्सन को अपनी फिनेंस का मैनेज करने के लिए वो अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन उनकी संस्था को कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो ये कुछ लिमिटेशन थी फिनेंशियल मैनेजमेंट की। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे कोई भी संस्था हो, फिनेंशियल मैनेजमेंट आज के टाइम में सभी संस्थाओं की एक इम्पॉर्टेंट नीड है, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आज हमने जो डिस्कस किया था वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।